दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल के एक और नई वीडियो में। उस वीडियो में जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है। जो चीज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है वो आखिरकार क्यों ट्रेंड कर रही है, कुछ ऐसे ट्रेंड्स जिसके पीछे बीजेपी आईटी सेल का हाथ है, और साथ ही आपको बताता हूं ऐसी बड़ी खबरें जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए, जिसके बारे में प्राइम टाइम डिबेट्स होनी चाहिए, नेशन वांट्स टू नो टाइप की डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी उन खबरों के बारे में नहीं हो रहा है। और दोस्तों आज की जो बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है, मैंने आज ट्वीट करके जानकारी सुबह दी थी कि आज मैं अपनी वीडियो में पूरी तरीके से इस बात का खुलासा करने वाला हूं कि जो हाथरस कांड की कवरेज है, या फिर पूरा का पूरा हाथरस कांड आप कह लीजिए, वो एक विक्टिम के बारे में या फिर वो उसकी फैमिली के बारे में नहीं बचा है। वो अब एक रणभूमि बन चुका है, वो एक लड़ाई का मैदान बन चुका है। लड़ाई हो रही है मोदी जी और योगी जी के बीच में, और इस लड़ाई में अभी तक जो स्टेटस है, मुझे नहीं पता इस लड़ाई का एंड रिजल्ट क्या होगा, इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी तक का स्टेटस ये है कि इस मोदी बनाम योगी की जो लड़ाई है, इसमें योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से साइडलाइन हुए नजर आ रहे हैं। और आज जब ये बात मैं आपको बताऊंगा इस बड़ी खबर में, तो आपको प्रूफ्स दिखाऊंगा, साथ में कुछ ऐसे बड़े प्रूफ्स दिखाऊंगा जो आपको इस बात को मानने पे ही मजबूर कर देंगे कि हाँ भाई, ये जो हाथरस कांड है, ये कवरेज अब हाथरस के बारे में नहीं चल रही है, ये अब बात चल रही है मोदी जी बनाम योगी जी के बारे में। मोदी जी को अंदर ही अंदर ये डर सताने अब लग गया है कि कहीं ऐसा ना हो 2024 में इलेक्शन सामने आए और उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ निकल कर खड़े होकर ये बोलें कि अब मुझे पीएम का कैंडिडेट बनाया जाए। उस टाइम को एक तरीके से अवॉइड करने के लिए, उसको पहले से ही मारने के लिए मोदी जी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि वो सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन शुरुआती तौर पे ट्रेंड्स की बात करूंगा, जिस तरीके से हम हर वीडियो को ट्रेंड से शुरू करते हैं, आज भी ट्रेंड से शुरू करेंगे, ट्रेंड्स पे आऊंगा। लेकिन पहले कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ पिछले 2-3 दिन में ऐसी वीडियोस आई हैं जिनको डिस्कस करना, जिनको आप तक पहुंचाना जरूरी है, और अपनी ओपिनियन जिनके बारे में रखनी बहुत जरूरी है। तो पहली वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, दीपक शर्मा की ये वीडियो है। अगर दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि अंधभक्त जो है ये गोदी मीडिया की बात मान रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स इस टाइम पे हाथरस की कवरेज कर रहे हैं, खासकर से एबीपी न्यूज, आज तक जैसे चैनल्स एक्सटेंसिव कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अंधभक्त इनकी बात मान रहे हैं, तो ऐसा पूरी तरीके से गलत है। वही अंधभक्त जो गोदी मीडिया के बीएनडी एंकर्स को लगातार एक उनका कवच बन के खड़े रहते थे, उनको लगातार बचाने के लिए सामने आते थे, उनकी वीडियोस के छोटे छोटे पार्ट्स को, क्लिप्स को व्हाट्सएप पे वायरल करते थे, चाहे उनमें कितना भी झूठ क्यों ना भरा हुआ हो, वही अनभक्त आज गोदी मीडिया की खिलाफत कर रहे हैं। दीपक शर्मा की मैं बात कर रहा हूं। इस वीडियो को आप देखिए, दीपक शर्मा आपको दिखाई देगा हाथरस में खड़ा हुआ है और नारेबाजी कर रहा है। मतलब अनभक्तों को यह लग रहा है कि अब गोदी मीडिया किसी काम की नहीं रही, क्योंकि गोदी मीडिया बीजेपी से सवाल पूछने लगे। और बीजेपी से सवाल पूछने लगे, जरा सुनिए, जरा सोचिए इस बात को, रुकिए। इस पे सवाल जो पूछे जा रहे हैं सिर्फ योगी जी से पूछे जा रहे हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को जरा देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो, दीपक शर्मा ये वही आदमी है जो लगातार दंगा फैलाने की बात करता है, ये वही आदमी है जो दंगे भड़काने की बात करता है, ये वही आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता है, और फिर भी ये कहता है कि मेरे बीजेपी से कोई ताल्लुकात नहीं है। मतलब वो गोदी मीडिया जब तक मोदी जी की, जब तक योगी जी को अच्छा दिखा रही थी, तब तक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आज अगर 4 सवाल पूछ लिए तो इतनी मिर्च लग गई। और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि इंटॉलरेंस के ऊपर क्यों बात कही जा रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि हमारा देश इंटॉलरेंट बनता जा रहा है। भाई कहा जाएगा ना, जब तुम वो मीडिया जो तुम्हारी हर टाइम वकालत करती थी, आज वो तुमसे 4 सवाल पूछ रही है, जब तुम उसके अपने सगे नहीं हो, तो आखिरकार इंटॉलरेंस की बात तो यहां पर आएगी। तो पहली वीडियो ये। दूसरी वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा जो आपको आपके सामने क्लियर कर देगी कि हाथरस कांड के ऊपर अंधभक्तों का पर्सपेक्टिव, अंधभक्तों का लॉजिक क्या है। मैं एक वीडियो बनाता हूं जहां पर मैं जिसका मैंने नाम रखा हुआ है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर मैं अंधभक्तों के लॉजिक के बारे में हर केस के ऊपर बताता हूं। और आज उस वीडियो को मैं इस ट्रेंडिंग के वीडियो में एक तरीके से आप मान लीजिए इंक्लूड करके चल रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं क्लिप दिखाने वाला हूं ये पूरी तरीके से आपको बताएगा कि अंधभक्तों का हाथरस कांड के ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है। क्या हाथरस कांड छोड़ दीजिए, हर वो महिला जिसके ऊपर कुछ ना कुछ गलत चीज करी जाती है, उस चीज को लेकर अंधभक्तों का भारतीय जनता पार्टी का आखिरकार क्या पर्सपेक्टिव है, ये जरा आप एक बार इनके अपने एमएलए के मुंह से सुनिए। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार
एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो क्लिप, ये वही एमएलए हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर को भी बचाने का काम कर रहे थे एक टाइम पे। आज फिर से ये आए हैं मॉरल पुलिसिंग करने की, ये बताने कि अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है तो उसका एक्चुअल रीजन जो है वो खुद महिलाएं हैं या फिर उनका परिवार है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अबे झंडू बाम, अगर उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है तो आखिरकार मोदी जी ने ये बात उस टाइम कह के वोट क्यों मांगे थे कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आखिरकार ये बात, ये स्लोगन, ये नारा, ये कैंपेन क्यों किया गया था? अपनी ही बातों में खुद बोलते हैं और फिर खुद उलझ जाते हैं। आखिरकार गोबर खाने वाले कितना दिमाग रखते होंगे और उनके दिमाग में भी कितना गोबर भरा हुआ होगा, इस बात की हमारे को पूरी तरीके से हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इनसे एक्सपेक्टेड है। वाह रे हमारे अंधभक्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। अब मैं बात करना चाहता हूं कि क्या चीज ऐसी है जो सोशल मीडिया पे आज के दिन में पूरी तरीके से ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत वापस आ चुके हैं। अर्नब गोस्वामी, जितनी भी गोदी मीडिया थी वो हाथरस की कवरेज कर रही है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ये अजीब किस्म का बंदर जो है ये लगा पड़ा है अभी भी अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। अर्नब गोस्वामी को ये बात अच्छी तरीके से समझ आती है कि अगर वो हाथरस केस के बारे में बात करेगा, हाथरस कांड के बारे में बात करेगा, तो उसके जो व्यूअर्स हैं वो बेवकूफ व्यूअर्स, जिसने उसके चैनल को नंबर 1 पे पहुंचाया है, वो व्यूअर्स उसको देखना बंद कर देंगे। एज अ रिजल्ट उसका जो चैनल है वो नंबर 1 से नीचे नंबर 5 पे आ जाएगा। और इस चीज के डर के मारे अर्नब गोस्वामी एक नई कहानी लेकर आया, एक नई कहानी गढ़ रहा है आज। वो ये कह रहा है कि एम्स की वो रिपोर्ट जो अभी 2 दिन पहले आई थी, जिसमें कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मृत्यु, उनको मारा नहीं गया है, उन्होंने खुद अपनी जान ली है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई इस रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट आज अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि वो रिपोर्ट गलत है, वो रिपोर्ट फर्जी है, और एम्स की रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से उसको झुटलाने का काम कर रहा है। इस चीज को लेकर फिर से सामने आया है, इसके ऊपर डिबेट्स चल रहा है, इसके ऊपर पागल हुआ पड़ा है, अपने न्यूज डेस्क के ऊपर छलांगे मार रहा है और लगातार इस चीज को ट्रेंड कराने का भी काम कर रहा है। सुशांत कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज्ड, उसके बाद और भी कुछ ट्रेंड्स हैं जिससे डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, सुशांत एम्स टेप, और इसके ऊपर और भी अलग अलग तरीके के बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस पे कमेंट कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि राहुल कंवल, और ये बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से सही है। सिर्फ मतलब सारे गलत हैं, सब बेवकूफ हैं, सब झूठे हैं, सिर्फ अर्नब गोस्वामी अच्छा है, सिर्फ कंगना रनौत अच्छी है, इनके अलावा कोई भी अच्छा नहीं। मतलब आज की डेट में अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि एम्स झूठ बोल रहा है, कल अर्नब गोस्वामी बोलेगा कि सीबीआई झूठ बोल रही है, परसों अर्नब गोस्वामी ये भी बोल देगा कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों ये तो थी कुछ ट्रेंड्स और कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस। अब मैं बात करना चाहता हूं आज की बड़ी खबर के बारे में, हाथरस कांड, इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आखिरकार दोस्तों आज की डेट में हो क्या रहा है? मीडिया एक एक्सटेंसिव कवरेज कर रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं, हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन मैंने थ्रू आउट पिछले कुछ दिनों में एक पैटर्न देखा, और वो पैटर्न ये है कि मीडिया सवाल पूछ रही है, मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े गोदी पत्रकार हैं, वो अभी भी इस पूरे मैटर पे साइलेंट हैं। जैसे कि अमीश देवगन, जैसे कि रोहित सरदाना, जैसे कि सुधीर चौधरी, और डेफिनेटली अर्नब गोस्वामी तो उस लिस्ट में पूरी तरीके से टॉप पे है। वो इस मैटर पे पूरी तरीके से चुप्पी बना के बैठे हुए हैं। ये तो है मीडिया का पैटर्न। इसके अलावा मैं आपको जरा बताना चाहता हूं कि बीजेपी का एक्चुअली अपना पैटर्न, उसके नेताओं का पैटर्न मैंने क्या नोटिस करा है पिछले कुछ दिनों में। मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी बड़ा नेता योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसने अभी तक योगी आदित्यनाथ के बचाव में कोई बड़ा स्टेटमेंट दिया हो अभी तक। नहीं तो क्या होता है कि हाथरस बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके होते हैं, और हाथरस ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों जिसके आसपास जितने भी एमएलएज और एमपीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन उनमें से भी कोई भी अभी तक हाथरस नहीं पहुंचा है। किसी ने भी योगी आदित्यनाथ और सरकार को बचाने का कोई स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। इससे भी ये पता चलता है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करा जा रहा है उनकी अपने पार्टी के एमपीज और एमएलएज द्वारा। ये जो एमएलए की वीडियो मैंने आपको दिखाई जो अपना लॉजिक बता रहा है, उसके अलावा बहुत सारे एमएलएज हैं पार्टी में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 1-2 एमएलए, लेकिन वो सारे एमएलएज इस टाइम पे कहां पे छुपे बैठे हैं, कहां पे गायब हैं, इसकी किसी को भी खबर नहीं है। और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नेता बचाने नहीं आया, आपके ऊपर सारी मीडिया आपके पीछे पड़ चुकी है? ये सब बातें एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती हैं। ये सब चीजें तभी हो रही हैं जब कहीं ना कहीं से इन सब चीजों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। और दोस्तों ये तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस करी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक ट्वीट, एक ऐसा ट्वीट जो बीजेपी की एक बड़ी नेता ने किया है, और ये महाराष्ट्र की एक बड़ी नेता है, इतनी बड़ी नेता है कि खुद नरेंद्र मोदी जी भी इनको ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं। ट्वीट में इन्होंने योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज करा है, वो फोटो लेके क्रिटिसाइज करा है जहां पर
प्रियंका गांधी का कुर्ता खींचते हुए एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। इस चीज को क्रिटिसाइज करना, उसके द्वारा क्रिटिसाइज करना जो कि मोदी जी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आखिरकार पहले मोदी जी ने अपनी जो गोदी मीडिया है उसको योगी आदित्यनाथ के पीछे छोड़ा कि योगी आदित्यनाथ की इमेज को पूरी तरीके से खत्म कर दे, खराब बर्बाद कर दे। और अब जो मोदी जी के सोशल मीडिया ट्रोल्स भी हैं, जिनको मोदी जी फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर, अब वो ट्रोल्स भी जो हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ चुके हैं। दोस्तों एक मजेदार बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान और डालना चाहता हूं वो ये है कि संबित पात्रा, जी हाँ गोबर पात्रा जिसको हम कहते हैं, उसके पिछले एक हफ्ते का पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल मैंने छान के देखा। मैंने उसके ट्वीट्स देखे, उसके वीडियोस देखे, वो क्या पोस्ट करता है, क्या पोस्ट नहीं कर रहा है, मैंने पूरा टटोला। और ये टटोलने के बाद मैं ये देखता हूं, ये पाता हूं कि एक भी ऐसा स्टेटमेंट संबित पात्रा ने नहीं दिया जहां पर वो योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मैटर पे बचाने का काम कर रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पूरे हाथरस कांड पे बचाने की कोई कोशिश कर रहा हो। और संबित पात्रा दोस्तों ऐसा आदमी है जो छोटी से लेकर बड़ी चीज जहां पर भाजपा को घेरा जाता है उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ निकल के बोलता है। तो संबित पात्रा न्यूज चैनल्स पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन संबित पात्रा सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की सपोर्ट योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को यहां पर नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक दो नहीं, पिछले 7 दिन की कहानी। वो आखिरी पॉइंट जिससे मैं इस सारी चीज को जोड़ना चाहूंगा, सारे पूरे मैटर को फिरोना चाहूंगा, वो है अमित शाह की गैर मौजूदगी। जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे या फिर स्ट्रगल चल रही थी चीफ मिनिस्टर बनने की, उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी स्ट्रगल इसलिए करनी पड़ी सीएम पद तक पहुंचने के लिए क्योंकि मोदी जी इसके खिलाफ थे कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने, लेकिन अमित शाह इस बात के पक्ष में थे कि योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाया जाए। इसके बाद हमने दोस्तों ये देखा कि अमित शाह ने अपनी बात को पूरी तरीके से मनवाया, योगी आदित्यनाथ सीएम बने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अमित शाह सीन से थोड़े से गायब है, उनकी तबीयत खराब है, बार बार वो एम्स जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको कोरोना भी हुआ पीछे समय पे, उनको और भी तकलीफें हुई और इस टाइम पे वो पूरे गैर मौजूद हैं पूरे के पूरे सीन से। जहां पर इस टाइम पे अमित शाह की गैर मौजूदगी हमारे को नजर आ रही है, वहीं पर नरेंद्र मोदी जी अपना वो पुराना काम पूरा कर रहे हैं जो उनका एक समय पे अधूरा रह गया था, जहां पर वो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ सीएम ना बन पाए। अब शायद मोदी जी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर सीएम हैं तो वो सीएम के पद से ही हट जाए। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर सीबीआई को भी लेकर आया गया है। सीबीआई जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका नाम अब सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए एमबीआई, मोदी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये पूरी तरीके से मोदी जी के हिसाब से काम करती है। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जहां पर हाथरस कांड के ऊपर होने वाली है, तो इस बात में भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि इस पूरे मैटर में योगी आदित्यनाथ को सीबीआई द्वारा फंसा दिया जाए बुरी तरीके से और उनसे एक इस्तीफा भी ले लिया जाए। बहाने इस्तीफा तो ले ही लिया जाएगा और साथ ही साथ उनकी जो पीएम की कंटेंडरशिप है, उनके जो ख्वाब हैं पीएम बनने के योगी आदित्यनाथ जी के, उस पे भी पूरी तरीके से पानी फेरने का काम कर देंगे नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके बाद मोदी जी खुद बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे या फिर उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चलती रहेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि वो इस टाइम पे खुद ही एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे हैं। ऐसा करने के बाद उनकी अपनी सत्ता भी उनके हाथ में नहीं रहने वाली, बहुत समय तक नहीं रहने वाली, शायद थोड़े टाइम तक रहेगी, लेकिन एक लॉन्गर रन तक वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे और शायद इसके बाद, इस पूरे मैटर के बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की बहुत लंबे समय तक वापसी भी नहीं होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि ये जो हाथरस कांड है ये एक रणभूमि बन चुका है जहां पर मोदी बनाम योगी चल रहा है। मोदी बनाम योगी में किसकी हार होगी किसकी जीत होगी ये समय बताएगा, लेकिन ये लड़ाई अपने आप में बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है और देखने वाली बात होगी आखिरकार इसमें कौन जीतता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उसको शेयर जरूर करें, अंधभक्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे अंधभक्तों को अंदर की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन है, उन दोनों में से किसी एक को भी दबा के आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। आपके मंथली सपोर्ट से मैं इसी तरीके की वीडियोस लगातार बनाऊंगा, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कवर होंगी और हमारा जो मिशन है वो यही है कि आने वाले इलेक्शन में किसी भी तरीके से जो जनता है वो जाके बीजेपी का बटन दबा के एक फूल ना बनकर आए। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।